माइक्रो कंट्रोलर, इसको फ्लावर समझे क्या? फायर है ये फायर। माइक्रो कंट्रोलर में सबसे विख्यात खानदान मतलब 8051। इस एम्बेडेड सिस्टम की दुनिया में जिसने इवोल्यूशन लाया है वो है 805। इसे इंटेल ने 1980 में पूरे दुनिया के सामने रखा और तब से इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। उसका एक ही कारण है, प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स ये सभी एक टाइनी चिप में अवेलेबल है, जिसके वजह से कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम कम हुई है और उसी का परिणाम है कि आज हम इतने सारे गैजेट्स में घिरे हुए हैं। तो आइए इस 8051 की और जानकारी। एज आई सेड, माइक्रो कंट्रोलर मतलब एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप है जिसमें प्रोसेसिंग कोर, मेमोरी जिसमें रोम और रैम इंक्लूडेड है एंड इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स ये सब एक ही चिप में अवेलेबल है। और ये जनरल डिज़ाइन सारे माइक्रो कंट्रोलर फॉलो करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरिफेरल्स एंड द फीचर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। मेमोरी सेगमेंट में जैसे मैंने कहा कि रोम एंड रैम होती है, उसमें से जो रोम है उसे हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, वो प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और जो रैम है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा टेम्पररी स्टोर करने के लिए यूटिलाइज करता है। तो फिर माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर को समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक सिंगल चिप में ओनली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। जो एग्जांपल हमें ऑलरेडी पता है वो है इंटेल की i7, i9 सीरीज, AMD की सीरीज Ryzen 7, Ryzen 9। ये सब माइक्रो प्रोसेसर्स है। माइक्रो प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकता, उसे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेमोरी हुआ, IO इंटरफेसेस हुआ, पेरिफेरल्स हुआ, ये सब उसे एक्सटर्नली कनेक्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई देना पड़ता है, तब जाके माइक्रो प्रोसेसर फंक्शन कर सकता है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है। माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किए गए हैं फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क, जहाँ हमें हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है एंड लार्ज डेटा सेट पे काम करना होता है, वहाँ पे हमें माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। बट माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, बट उसके साथ ही हमें वर्सेटिलिटी देते हैं। मतलब क्या, हमने जो एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाए हुए हैं जैसे रैम हुआ या तो पेरिफेरल्स हुआ, उसको हम अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से हम माइक्रो प्रोसेसर्स को कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। जहाँ हमें हाई परफॉर्मेंस, हाई डेटा और मल्टीटास्किंग की ज़रूरत है, वहाँ हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। बट क्या आप इस माइक्रो प्रोसेसर से आपके फार्म में लगे हुए वाटर पंप को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ऐसी जगह पे हमें माइक्रो कंट्रोलर बेस्ट चॉइस होता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ मेमोरी, IO इंटरफेसेस ये सब एक ही सिंगल चिप में अवेलेबल है और ये सब एकदम लो कॉस्ट में अवेलेबल है। बट माइक्रो कंट्रोलर्स जनरल पर्पस टास्क के लिए यूज़ नहीं होते, वे डेडिकेटेड टास्क के लिए यूज़ होते हैं। हमें अगर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है, जैसे कि मोटर कंट्रोलर हुआ या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम हुआ, इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर गुड चॉइस होता है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड पावर सप्लाई होता है और उसके साथ लिमिटेड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। इन छोटे छोटे टास्क के लिए माइक्रो कंट्रोलर परफेक्ट चॉइस होता है। लेट्स टॉक अबाउट 8051 आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर, ALU, PSW, स्टैक पॉइंटर, SFRs, टाइमर्स एंड इंटरप्ट कंट्रोलर ये सब इसमें आता है। इसमें जो एक्यूमुलेटर है वो 8 बिट रजिस्टर है, जिसको अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह B रजिस्टर ये 8 बिट रजिस्टर है जो टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के दौरान, और जिसमें ये ऑपरेशंस होते हैं उसको कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और जब ALU में ऑपरेशंस होते हैं उसके दौरान जो स्टेटस होता है वो हमें रिफ्लेक्ट होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये रजिस्टर में इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग्स, जैसे कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एक्सेट्रा। अब इंटरनल रैम में जो स्टैक होता है उसके टॉप को जो पॉइंट करता है उसे कहते हैं स्टैक पॉइंटर। इसके साथ ही माइक्रो कंट्रोलर में हमें 4 पोर्ट दिए गए हैं जो मल्टीपर्पज़ एंड बाई डायरेक्शनल है, जिसका मतलब है कि हम उसे एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है जिसको हम ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। ऑसिलेटर हमेशा एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है और हम इसे क्रिस्टल ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है कि कांस्टेंट क्लॉक सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करना है। अब सवाल ये है कि माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नल क्लॉक की ज़रूरत क्यों होती है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेन रीज़न है कि उसे टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं
तब क्लॉक सिग्नल डिसाइड करता है कि सीपीयू ने कौन से स्पीड से काम करना चाहिए। एवरी क्लॉक सिग्नल जो क्रिस्टल ऑसिलेटर से जनरेट होती है वो ट्रिगर करती है एक स्पेसिफिक एक्शन को, जैसे कि फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड देम एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस। वैसे ही डेटा ट्रांसफर के लिए भी क्लॉक सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लॉक सिग्नल सिंक्रोनाइज करता है डेटा ट्रांसफर को जो विद इन अ माइक्रो कंट्रोलर हो रहा है, जैसे कि मेमोरी टू सीपीयू और पेरिफेरल से आने वाला डेटा। इस सारे डेटा को क्लॉक सिंक्रोनस वे में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही क्लॉक पेरिफेरल ऑपरेशंस कंट्रोल करने में मदद करती है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर है, एडीसी है, डीएसी है, ये सब क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइमर को इंटरवल काउंट करने के लिए क्लॉक की नीड होती है और एडीसी एनालॉग सिग्नल को एक स्पेसिफिक रेट पे सैम्पलिंग करने के लिए क्लॉक का यूज़ करता है। इसके साथ ही माइक्रो कंट्रोलर को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए क्लॉक सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टेबल क्लॉक ये एश्योर करती है कि माइक्रो कंट्रोलर के आउटकम्स प्रेडिक्टेबल होंगे, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हमें टाइमिंग एक्यूरेसी क्रिटिकल होती है, जैसे कि रियल टाइम सिस्टम्स। अब थोड़ा 8051 के मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। जैसे मैंने कहा 8051 को रैम और रोम ऐसे दो मेमोरी स्पेसेस अवेलेबल है। उसमें से रोम को हम प्रोग्राम मेमोरी और कोड मेमोरी ऐसे हम उसे कहते हैं, क्योंकि हम उसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। मतलब क्या, जो माइक्रो कंट्रोलर ने बिहेव करना चाहिए वो कोड हम उसमें स्टोर करते हैं, इसलिए उसे प्रोग्राम मेमोरी या तो कोड मेमोरी कहते हैं, जो टिपिकली रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी होती है। इस मेमोरी को माइक्रो कंट्रोलर कैसे एक्सेस करता है, तो वो प्रोग्राम काउंटर की हेल्प लेता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, तो ये एक 16 बिट रजिस्टर होता है जो एड्रेस को होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के, जिसे सीपीयू फेच करने वाला है। सिंस ये 16 बिट का रजिस्टर है तो हम यहाँ बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं, तो 2⁻16 मतलब 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी हम प्रोग्राम काउंटर से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये रीड ओनली मेमोरी रैम से अलग होती है, मतलब क्या, डेटा मेमोरी से अलग होती है। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, तो साइमल्टेनियस इंस्ट्रक्शन फेच कर सकते हैं और उसके साथ ही हम डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों स्पेस अलग अलग होने के कारण हमें माइक्रो कंट्रोलर में फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए मदद होती है। अब जो सेकेंड मेमोरी होती है जिसे हम रैम कहते हैं, उसका यूज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान होता है, जिसमें वेरिएबल्स, टेम्पररी रिजल्ट्स या स्टैक्स ये सब उसमें स्टोर करते हैं। टिपिकली इसका साइज़ 128 बाइट्स है और सम माइक्रो कंट्रोलर्स में ये 256 बाइट्स की भी हो सकती है। अब ये मेमोरी स्पेस थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी जो रोम होती है प्रोग्राम मेमोरी की, उसकी तरह नहीं है ये। उसमें क्या होता है, प्रोग्राम स्टोर करते हैं, उसे हम प्रोग्राम काउंटर की मदद से 1 बाय 1 फेच करते हैं। बट रैम में अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं जिसे हम एक एक करके समझते हैं। इस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस 00 till FF तक रहता है, जिसमें से 00 से लेके 1F तक 4 रजिस्टर बैंक रहते हैं। हर एक बैंक 8 बिट की है, जिसे हम R0 से लेके R7 तक यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही बैंक एक्टिवेट हो सकती है और वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इस रजिस्टर से। प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, उन वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए इन बैंक्स का यूज़ होता है, जिससे हम वो वेरिएबल क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एड्रेस स्पेस होती है 20 से लेके 2F तक। ये 16 बाइट्स की मतलब 128 बिट्स की होती है। ये यूज़ होती है फ्लैग बिट स्टोर करने के लिए या तो इंडिविजुअल IO पिन्स को कंट्रोलिंग के लिए। इस मेमोरी की खासियत ये है कि ये बिट एड्रेसेबल है, मतलब बिट इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके हम इंडिविजुअल बिट्स को एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ होल रजिस्टर। जैसे 0 to 7 ये कंप्लीट बाइट एक्सेस करने के बजाय हम बिट बाय बिट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एड्रेस स्पेस है, ये जनरल पर्पस रैम के लिए यूज़ होती है, जो स्टार्ट होती है 30 से लेके 7F तक, जो 80 बाइट्स की होती है, जिसे हम जनरल पर्पस रैम भी कहते हैं, जिसमें वेरिएबल्स और अदर डेटा स्टोर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब लास्ट बट इम्पॉर्टेंट एड्रेस स्पेस है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसे हम SFR शॉर्ट में कहते हैं, जो 80 से लेके FF ये टॉप मोस्ट मेमोरी स्पेस में लोकेटेड होती है। SFR का काम क्या होता है, तो 8051 के पेरिफेरल्स और इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल एंड मॉनिटर करना है, जैसे टाइमर हुआ, सीरियल पोर्ट हुआ, इंटरप्ट्स हुआ। अब SFR
इंटरनल रैम में लोकेटेड होते हुए भी ये जनरल पर्पस रैम में कंसिडर नहीं की जाती, क्योंकि ईच SFR ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूटिलाइज होता है, जैसे कि एक्यूमुलेटर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, बी रजिस्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, प्रोग्राम स्टेटस और रजिस्टर फ्लैग शो करने के लिए, स्टैक पॉइंटर अपने स्टैक को पॉइंट करने के लिए, और उसके बाद अपने P0, P1, P2, P3 पोर्ट्स IO ऑपरेशंस के लिए। अब जैसे प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम काउंटर होता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए या नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए, वैसे इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मेथड यूज़ की जाती है। मतलब डायरेक्ट एड्रेस यूज़ करके कोई भी मेमोरी लोकेशन को हम रीड कर सकते हैं या तो राइट कर सकते हैं। इसी इंटरनल रैम में स्टैक भी लोकेटेड होती है। स्टैक ये इम्प्लीमेंट की गई है फॉर स्टोरिंग द रिटर्न एड्रेसेस ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल एंड फॉर स्टोरिंग द लोकल वेरिएबल, एंड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ये पॉइंट करता है इस स्टैक के टॉप को। इसके साथ ही माइक्रो कंट्रोलर हमें एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारे 128 बाइट्स की मेमोरी से भी ज़्यादा हो सकती है, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी चिप इंटरफेस करके उसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन, 8051 के आर्किटेक्चर में SFR ये अलग ब्लॉक में दिखाया जाता है और रैम ये अलग ब्लॉक में दिखाया जाता है, फिर भी ये एक ही एड्रेस स्पेस में कैसे एक्सेसिबल है? मतलब 00 से FF के अंदर ही एक्सेसिबल है। इसका कारण ये है कि SFRs जनरल पर्पस रैम में कंसिडर नहीं किए जाते, बल्कि SFRs ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के हार्डवेयर के रिलेटेड है। मतलब क्या, 8051 के पेरिफेरल्स और CPU से रिलेटेड है, तो हम SFR को हार्डवेयर रजिस्टर भी कह सकते हैं। बट प्रोग्रामिंग सिंप्लीफिकेशन के लिए ये हार्डवेयर रजिस्टर मैप करते हैं हमारे रैम एड्रेस स्पेस में। इससे क्या होता है कि हम SFRs को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं सेम इंस्ट्रक्शन सेट से, जिससे हम जनरल पर्पस रैम के ऑपरेशंस करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो इंस्ट्रक्शन सेट सिंप्लीफाई होता है, हमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट या तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा है कि इफ़िशिएंट कंट्रोलिंग के लिए यूज़र को एक डायरेक्ट और इफ़िशिएंट वे प्रोवाइड होता है, जिससे हम CPU से इंटरैक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के पेरिफेरल्स को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो बेसिकली SFR ये एक रैम लोकेशन ना होके एक हार्डवेयर रजिस्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होने वाली कंट्रोल पैनल कह सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द IO पोर्ट्स ऑफ 8051 एंड पिन डायग्राम। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 8-बिट IO पोर्ट्स है, P0, P1, P2 एंड P3। इन पोर्ट्स का क्या काम है? तो माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। मतलब क्या, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के साथ इंटरफेसिंग करने में मदद करते हैं, लाइक LEDs, सेंसर, मोटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स। इसमें से हर एक पोर्ट 8-बिट वाइड है, जैसे हमने अभी मेंशन किया। मींस हर पोर्ट को 8 पिन्स अवेलेबल है। ये 8 पिन्स हमें पैरेलल डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। मतलब 1 बाइट ये 8 बिट्स का रहता है, तो 1 बाइट एट ए टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मीन्स हम इसे इनपुट यूज़ कर सकते हैं या आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑल पोर्ट्स TTL कंपैटिबल है। TTL मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक। लेट्स से हमने एक ट्रांजिस्टर सर्किट बनाया, सपोज हमें LED ड्राइव करने का सर्किट बनाया, तो उसके ट्रांजिस्टर के बेस को हम डायरेक्टली एक पिन कनेक्ट कर सकते हैं और इस सर्किट को ड्राइव कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं TTL कंपैटिबिलिटी। अब ये 4 पोर्ट्स को हम एक एक करके जान लेंगे। पहले देखते हैं पोर्ट 0 को। पोर्ट 0 स्टार्ट होती है पिन नंबर 32 से लेके 39 तक, ऐसे 8 पिन्स। एंड पोर्ट 0 ये ओपन ड्रेन पोर्ट है। ओपन ड्रेन का मतलब हमें एक्सटर्नली पुल अप रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ता है अगर इसे हमें स्टैंडर्ड बाई डायरेक्शनल पोर्ट यूज़ करना है। ये पुल अप रजिस्टर टिपिकली 10 किलो ओम का रहता है। हमें ये यूज़ करना पड़ता है जब हमें पोर्ट हाई लॉजिक लेवल पे यूसेज करना है। मतलब अगर हमें सपोज LED कनेक्ट करना है तो हमें ये पुल अप रजिस्टर इन सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्ट 0 ये कंसिडर अमाउंट में करंट सिंक करती है, इसलिए हमें करंट लिमिटिंग रजिस्टर यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा पोर्ट 0 ये मल्टीप्लेक्स फंक्शनलिटी के लिए भी यूज़ होती है। जैसे कि हमें एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करनी है
तो हम पोर्ट 0 को एज ए डेटाबेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब पोर्ट 1 को देखते हैं। पोर्ट 1 स्टार्ट होती है पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8 तक, ऐसे टोटल 8 पिन्स। अब पोर्ट 1 को एक्सटर्नल पुलअप की ज़रूरत नहीं होती है, उसे इंटरनली पुलअप रजिस्टर है। तो हमें इससे आसानी होती है अगर हमें इसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करना है विथ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लाइक LED, स्विचेस एट्सेट्रा। इसलिए पोर्ट 1 ये जनरल पर्पस IO के लिए यूज़ होती है, इसे कोई अल्टरनेट फंक्शनलिटी नहीं है। प्राइमरीली हम इसे IO ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही पोर्ट 2 स्टार्ट होती है पिन नंबर 21 से लेकर 28 तक। इसे भी इंटरनल पुलअप कनेक्टेड रहता है, बट ये पोर्ट मल्टीप्लेक्स फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब हम इसे एक्सटर्नली मेमोरी भी कनेक्ट कर सकते हैं और IO के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज आपको एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करनी है और 16 बिट एड्रेस स्पेस यूज़ करनी है, तो हम पोर्ट 0 और पोर्ट 2 को कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हायर 8 बिट ये पोर्ट 2 के रहेंगे और लोअर 8 बिट ये पोर्ट 0 के रहेंगे। ऐसे कंबाइन करके हम 16 बिट एड्रेस स्पेस एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के। अब लास्ट पोर्ट 3 को देखेंगे। पोर्ट 3 के पिन स्टार्ट होती है पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 17 तक। इसे भी इंटरनल पुलअप ऑलरेडी कनेक्टेड है और ये भी मल्टीप्लेक्स पोर्ट है, इसलिए हम इसे मल्टीपल फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो कौन से है उसे हम एक एक करके जान लेंगे। P3.0 एंड P3.1 इसे हम RX और TX करके यूज़ कर सकते हैं, मीन्स सीरियल कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है। वैसे ही P3.2 और 3.3 ये एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए यूज़ होती है। उसमें से INT0 3.2 है और INT1 3.3 है। नेक्स्ट P3.4 ये टाइमर 0 के लिए यूज़ होती है और P3.5 ये टाइमर 1 के लिए यूज़ होती है। एंड लास्ट P3.6 ये एक्सटर्नल मेमोरी के राइट स्ट्रोब के लिए और P3.7 ये एक्सटर्नल मेमोरी के रीड स्ट्रोब के लिए यूज़ होती है। मतलब अगर हमने एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस की है तो उसकी रीड और राइट साइकिल हम इन पिन्स को यूज़ करके चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम रिमेनिंग पिन्स को भी जान लेंगे। पिन नंबर 40 ये हमारी VCC होती है, इसे हम पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं पावर देने के लिए। ये टिपिकली 5 वोल्ट होती है। एंड पिन नंबर 20 ये ग्राउंड पिन होती है। वैसे ही हम माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नली क्लॉक देते हैं, वो XTAL1 और XTAL2 मतलब पिन नंबर 19 एंड 18 ये हम एक्सटर्नली क्रिस्टल ऑसिलेटर को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को फंक्शन करने के लिए सिस्टम क्लॉक की ज़रूरत होती है, वो हम ये क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करके प्रोवाइड करते हैं। अब रिमेनिंग 4 पिन्स को भी जान लेंगे। इसमें पिन नंबर 9 ये रीसेट पिन है, जिसको हम यूज़ करके माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करते हैं एंड उसके स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन को सेट करती है। मीन्स माइक्रो कंट्रोलर फिर से बिगिनिंग से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अब पिन नंबर 30 ये 2 फंक्शनलिटी के लिए यूज़ होती है। एक है ALE और दूसरा है प्रोग्राम। ALE क्या है? एड्रेस लैच अनेबल। मतलब जब हम पोर्ट 0 और 2 को कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल मेमोरी के साथ इंटरफेस करते हैं, तो उसमें से पोर्ट 0 को एज ए एड्रेस यूज़ करना है या डेटा यूज़ करना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं इस पिन को सेट और रीसेट करके। वैसे ही हमें माइक्रो कंट्रोलर को फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लोड करना होता है, उस टाइम पे भी ये पिन हमें यूज़ होती है। नेक्स्ट पिन है पिन नंबर 29, ये है PSEN पिन, मतलब प्रोग्राम स्टोर अनेबल। ये किसके लिए यूज़ होती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए ये पिन यूज़ होती है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है पिन नंबर 31, वो है एक्सटर्नल एक्सेस और VPP। जब हम इस पिन को लो सेट करते हैं तब माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन फेच करता है एक्सटर्नल मेमोरी से, और जब ये पिन हाई सेट होती है तब माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन फेच करता है इंटरनल मेमोरी से। इस तरह हमने ये 40 पिन का DIP पैकेज जान लिया है। वैसे ही क्वाड फ्लैट पैकेज भी अवेलेबल होता है, उसके लिए आप डेटाशीट को रेफर कर सकते हैं। उसमें कुछ पिन्स एक्स्ट्रा रहेंगे, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा रहेंगे, उसे आप आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये 8051 का इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आप बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स को भी स्टडी कर सकते हैं मेथोडोलॉजी सेम रख के। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।